हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4, भाग्य का फेर। जी हाँ प्यारे बच्चों, भाग्य का फेर एक अच्छी कहानी रहेगी, आपके सिलेबस में दी हुई है और इसमें बताया जाएगा कि भाग्य भी कभी कभी कहाँ तक हमें लेकर के जाता है और हमें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लीजिएगा, सारांश पढ़ लेते हैं पहले। इसमें हम कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि स्थिति हमारे हाथ से निकलती प्रतीत होने लगती है, परंतु प्रयास से उन्हें सुधार कर हम भाग्य का नाम देते हैं, और यदि किसी के साथ अच्छा न हो तो उसे भी दुर्भाग्य का नाम देते हैं। भाग्य के इसी फेर को प्रस्तुत पाठ में 2 अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिएगा, बात यह आती है कि जो भी घटित होता है जीवन में, लोग उसे भाग्य का नाम दे देते हैं, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो। तो यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं और दोनों कहानियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों बात जो आती है लेकर के वो भाग्य के साथ ही आएगी। शुरुआत करते हैं। बात कोई 1.5 दशक पुरानी है। मैं एक संस्थान में कार्यरत था जिसका राज्य के लगभग सभी नगरों में कारोबार फैला हुआ था। मेरा कार्य था सभी नगरों के अधिकृत विक्रेताओं से उधार की वसूली करना। अब देखिएगा, कहना चाहते हैं कि अब से लगभग 1.5 दशक यानी 15 साल पुरानी बातें हैं, है ना। किसी संस्थान में कार्यरत हैं, कोई संस्थान है यानी कि कोई कंपनी है, उसमें कार्य करते हैं और सभी राज्यों में उस कंपनी का माल जाता है। और कार्य क्या करता है बंदा? कार्य करता है वसूली करना, यानी कि जो रुकी हुई पेमेंट होती है उसको इकट्ठा करना। इस कार्य में मैं निरंतर यात्राओं में रहा करता था और आदत ऐसी पड़ गई थी कि यदि किसी दिन यात्रा न की तो रात को नींद नहीं आती थी। अब देखेगा, काम क्या है, अलग अलग राज्यों में जाकर के पैसे उगाना होता था। ठीक है, लेकिन आदत अब ऐसी हो गई है कि अगर मैं यात्रा नहीं करता हूं उस दिन ऐसे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है और नींद भी नहीं आती थी। ठीक है, कब कहाँ जाना है यह सब पूर्व निर्धारित होता था। पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही निर्धारित किया जाता था कि जाना कहाँ है, और मैं प्राय 4-5 दिन या सप्ताह भर के लिए भी संस्थान के कार्य हेतु यात्राओं में व्यस्त रहता था। अधिकांश यात्राएं कष्टदायी होती थीं। सरकारी खटारा बसें जिनमें नामात्र की होती थीं और आवाज कई गुना अधिक होती है। गंतव्य में पहुंचने के लिए जैसे पहिए स्थिर कर लेती है, निजी सवारी हो तो आदमी स्वतंत्र रहता है, परंतु सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधन तो जैसे एक दूसरे की गति रोक देते हैं। अब देखिएगा, कहता है कि जो सरकारी गाड़ियां होती हैं उनसे बड़ी आवाज़ आती हैं, टूटी फूटी होती हैं, खटाराएं होती हैं। ठीक है, बड़ी यात्राओं का मुझे ऐसी यात्राओं का सामना करना पड़ता था जिसमें मुझे बहुत सारे कष्ट सहने भी पड़ते थे, क्योंकि जब वो चलती नहीं थी, जहाँ 2 घंटे का सफ़र होता था वहाँ 4-4 घंटे जाने में लग जाया करते थे, भूखे प्यासे जाना और यात्रा करना। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा अलग ही समय होता था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, यात्रा जैसे नए अनुभव करने का नया साधन है। पलक झपकते ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है, इसलिए वाहन चालक हेतु संयम आवश्यक है। संयमी प्राय घटनाओं को वश में कर लेती है और असंयमी, जल्दबाज, धैर्यहीन वाहक चालक अपने साथ साथ निर्दोष यात्रियों को भी दुर्घटना रूपी दंड का भागीदारी बना लेती है। अब देखेगा, यात्राएं जब करते हैं तो कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये एक्सीडेंट जो होते हैं हमेशा अपनी गलती से ही नहीं होते, कई बार सामने से आती हुई गाड़ी वाले टक्कर मार दे या पीछे से आने वाला साइड मार दे, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, हमेशा गलती केवल एक पक्ष की नहीं होती। यात्राओं में कौन लोग किस रूप में किसको ठग लेगा कहा नहीं जा सकता। लोग ठगी के नए नए तरीके खोज लेते हैं। अब जब यात्राएं आप करते हैं तो कई बार जेब का कट जाना, जेब आपकी काट ली जाती है, आपको ठग लिया जाता है। अब किस किस तरीके से ठगा जाता है, नए नए तरीके आपको वहां देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक बार अपने यात्रा क्रम में मैं जब इलाहाबाद से वापस लौटने के लिए चला
तो संध्या हो चुकी थी, अर्थात शाम हो चुकी थी, परंतु अंधेरा होने में समय शेष था। अगस्त का उमस भरा दिन था। दुकानदार ने मुझे स्कूटर पर बैठाया और लीडर रोड पर ले आया। मुझे अलीगढ़ तक आना था। अब देखिएगा कहाँ से चले हैं ये इलाहाबाद से यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए, अलीगढ़ पहुँच गए हैं। ठीक है, अलीगढ़ तक आना था और अलीगढ़ आने के लिए पहले उसे कहाँ ले जाएगा, अगस्त का उमस भरा दिन, यानी कि अगस्त का उमस भरा दिन इसलिए होता है क्योंकि सावन के बाद जो महीना चलता है उसे हम हिंदी में भादों का महीना कह देते हैं। तेज सूरज होता है, तेज धूप पड़ती है, अच्छी खासी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो उसमें उमस अधिक दिखाई देती है। ठीक है, इसी के साथ में लीडर रोड पर दिल्ली की आने वाली बसें मिलती हैं। मैंने एक साफ सुथरी डीटीसी की बस का चयन किया और उसमें चढ़ गया। दुकानदार भी मेरे साथ था। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, परंतु बस में मेरे अतिरिक्त कोई 4-5 सवारियां ही थीं। मैंने अलीगढ़ का टिकट लिया, अटैची को सीट के साथ लगाकर चेन डालकर ताला लगाया। अटैची में मैंने हफ्ते भर की वसूली रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे वस्त्र और पुस्तकें जो मैं सदैव यात्रा में साथ रखता था। तभी मेरे साथ आए दुकानदार ने कंडक्टर से पूछा बस कितनी देर में चलेगी। अब देखिएगा मेरे पास एक अटैची होती थी, अटैची मतलब एक संदूकची के जैसी होती थी। ठीक है, उसमें हफ्ते भर की वसूली मतलब पैसा होता था हफ्ते भर का। ठीक है, कुछ उसमें जरूरतमंद चीजें होती थी, कपड़े वगैरह होते थे, तो उसमें ताला लगा करके उसे अलग टांग दिया गया। ठीक है, 15-20 मिनट लगे। कंडक्टर ने उत्तर दिया, आइए पंडित जी, अभी बस चलने में देर है, कुछ खा लीजिए, रात भर का सफर है, रास्ते में खाने योग्य कुछ मिलेगा नहीं, आइए। मैं भी कंडक्टर और साथ आए हुए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था और इस बात पर निश्चय था कि समय से बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता जिसमें बड़ी धनराशि रखी हुई थी, परंतु वह न माना और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाजार से चाट खाने चले गए। जल्दी खाकर हम आए, 10 मिनट लौट आए। दुकानदार के पास स्कूटर था, इसलिए आने जाने में भी देर न लगी, परंतु जैसे ही हम लोग लौट कर आए बस वहां से नदारद थी। यानी कि जिस बस को हम छोड़ गए थे, कह गए थे 15 मिनट में हम आ जाएंगे, वह बस वहां से गायब हो चुकी थी, नदारद थी, यानी कि जा चुकी थी। यह देखकर हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर देखने लगे। दोनों की हालत समान थी, न एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे न उत्तर दे सकते थे। फिर भी मैं बोल उठा। हम लोग 10 मिनट में वापस लौट आए और जब गए थे तो बस में 4-5 सवारें ही थी। 10 मिनट बस सवारियों से भर नहीं सकती। हो ना हो कंडक्टर को हमारी अटैच के लोभ ने बस को समय से पूरी बना और सवारी लिए ही वहां से चलने के लिए व्यवस्था किया। शायद वह भाप गया था कि अटैची में बड़ी रकम है, यदि वे दिल्ली की ओर कूच भी कर गई हो तो हम स्कूटर पर उसका पीछा नहीं कर सकते। 10 मिनट उसे गए होंगे। अब देखिएगा, उसे लगता है कि जो पैसा उसमें रखा है अटैची में, वो पैसा जा चुका है, और ये जो है कौन था, कंडक्टर को कहीं ना कहीं इसमें अंदाजा हो गया था जो अटैची है उसमें पैसा रखा हुआ है, इसलिए उसने गाड़ी को चलता कर दिया और तेजी के साथ यहाँ से निकल गया। इसी के साथ अब तक तो वह 5-6 किलोमीटर तो निकल गई होगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ लिए जाएंगे, उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी। मेरी बातें सुनकर दुकानदार बोला, पंड्या जी हमारी तो नाक कट गई, हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे। हमारी ही कहने पर आप अटैच छोड़कर हमारे साथ गए। इतने में रिमझिम फुहार पड़ने लगी। हमने आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया। सड़क के किनारे अड्डा जमाई परिवहन कर्मचारी से पूछा, परंतु को संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर पर बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार के पड़ोस के किसी दुकानदार से मांग कर लाया था। अब देखिए, जिस स्कूटर से वो पीछा करने लगे हैं वह स्कूटर भी उनका नहीं है, उसे भी वो किसी के बेचारे का मांग करके लाया है, और जिससे भी ये पूछा जा रहा है कि गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, कोई ना कोई बात बता देता था और संतोषजनक जवाब कोई नहीं देता था।
तब मोबाइल फोन तो थे नहीं जो तुरंत खबर दी जाती, अतः भगवान का नाम लेकर उस डीटीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्का अंधेरा हो गया था। किसी चमत्कार के होने पर भी अटैची मिल सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वो तो हो चुका था। जिस काम के लिए मैं हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, कंडक्टर फलक झपकते उस पर पानी फिर गया। क्या कोई मेरी बात का यकीन करे? मुझे यह विश्वास नहीं था। लोग कहेंगे कि पंडिया रुपए खा गया और उस बात को छिपाने के लिए कहानी बना रहा है। अब देखिएगा, मन में ऐसे ऐसे सवाल आ चुके हैं कि अगर मैं इस कहानी को, इस बात को जाकर किसी बताऊंगा भी तो लोग सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये कहानी बना रहा है। ऐसा नहीं हुआ है। मार्ग में जहाँ कहीं चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयां करके उसके विषय में मालूम करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता नहीं चलता। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आगे जाकर चेक पोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्च देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया, भेंट चढ़ाई, जो उसे स्वीकार कर ली और तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया कि अमुक हुलिये की बस ये कि गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट से लॉक्ड है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकल न पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती करें। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चित हो जाए, गाड़ी बच नहीं सकेगी। वह बोला। मार्ग हम में पड़ने वाले थाने और पुलिस चौकियों में पता करते हुए हम आगे बढ़ते गए। हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो चुकी थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से यह सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं, उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी ने रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। अब देखिएगा, अब बात आती है कि उन्होंने जब वायरलेस से इस संदेश को सभी थानों में पहुंचवा दिया, सभी चौकी रास्तों में पहुंचवा दी जो चौकी पड़ती हैं रास्तों में, तो वह ड्राइवर गाड़ी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका सीधा सीधा सीओ उसका है पीछा कर रहे हैं। अब सभी अलर्ट भी हैं। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहां से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8 साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वहां सिपाही बाहर गश्त में था। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी की गई और अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वो दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए तो मुझे दूर से हेड मोहरी के समीप रखी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोलकर सारा सामान चेक कर लीजिए। अब देखिए, अटैची मिल गई और बात आती है सारे सामान की कि सारा सामान चेक कर लीजिए, क्योंकि थाने में पहुंचे हैं। थाने में जाने के बाद में अटैची रखी दी गई है, तो उन्होंने कहा देखो ये अटैची है, इसको देख लो और इसका सारा सामान चेक कर लो। अब होता क्या है आगे? मैंने अटैची का ताला खोला, भीतर सारा सामान जो का त्यों रखा हुआ था। हमने उसे अटैची ले जाने की अनुमति ले जानी चाहिए। उसके हाँ कहने पर हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला यह चमत्कार ही तो हुआ। दौड़ धूप बेकार नहीं गई और पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित न होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहां भोजन आदि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। ठीक है। अब वहां से अटैची मिल गई और जो साथी उसे इलाहाबाद से लेकर के दौड़ रहा था, उसने कहा कि नहीं मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ आप चलिए, खाना खाइएगा, उसके बाद आइएगा। अटैची की खोज में उसके समीप योगदान को देखते हुए मैं फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और फिर कुछ घंटे बाद इसी मार्ग से वापस में बैठ कर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना
घट गई तो मैं पुनः स्कूटर में बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का उसने होश हवास कायम करके सामना किया वे काबिल तारीफ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। सुबह कानपुर पहुंचा और फिर अलीगढ़ की बस में बैठा। अब देखिए, इलाहाबाद से कानपुर और कानपुर से अलीगढ़ के लिए बैठा हुआ, ये एक सफर चल रहा था। ठीक है, सवेरा हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से 4-5 पुरुष हुए जो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। एक ड्राइवर के समय बोनेट पर बैठकर शीशे के पार देखने लगा और एक मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे चलकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मेरे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, मेरी जेब कट गई है। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकतावश देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कट्टे फटे कागजों को इस प्रकार लपेटे हुए रुपयों में दिखाया जैसे रुपए लपेट कर टिकट पॉकेट में रखे हों। वास्तव में उसकी बगल और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठा गया था जो वह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थीं। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्य को उलटपलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते समझते मुझे बस यही जान सका कि कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और किसके साथ घटना कहाँ घट सकती है, इसको कहना उचित न होगा। तो इसी के साथ में ये कहानी आपके यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें दिखाया गया कि भाग्य कितना कब किसका साथ दे दे और कब किसका साथ छोड़ दे। जहाँ पर एक अटैची को पूरा प्रशासन ढूंढने में लग जाता है और उसे दिलाता भी और सामान मिल भी जाता है, तो दूसरी तरफ होता ये है कि एक व्यक्ति की जेब कुछ ही समय में कट जाती है और उसका सामान भी नहीं मिलता। इसी के साथ करते हैं शब्द अर्थ। ये लीजिएगा, दशक 10 वर्षों की अवधि को कहा जाता है। निरंतर, लगातार को, पूर्व निर्धारित, पहले से ही तय किया हुआ, कष्टदायी, कष्ट देने वाली, गंतव्य वह स्थान जहाँ पहुँचना हो, संध्या, साय का समय, नदारद न होना, अनुपस्थित होना, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ना या अनहोनी के भय से विचलित हो जाना, विवश, मजबूर होना, पानी फेर गया, बिगड़ गया, अलर्ट, सचेत करना, निर्वहन, पालन, प्रस्थान, रवाना, असीम, बहुत अधिक, उतना अधिक जितना सोचा भी न हो। ठीक है, ये यहाँ पर शब्द अर्थ है। आपने ने पढ़ा और जाना और कहानी को भी आपने समझा कि भाग्य में कैसे कैसे फिर कब हो जाएं पता नहीं चलता। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।